नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को डीएनए के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग डीएनए। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है और कोशिका में एक केंद्रक होता है और इसी केंद्रक में ही बहुत सारे धागे नुमा संरचना पाया जाता है। इसी धागे नुमा संरचना को ही क्रोमेटिन कहा जाता है। इसी क्रोमेटिन को जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है उसी समय केंद्रक का भी विभाजन होता है और उसी समय यह क्रोमेटिन कई छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और इसी भाग को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। और इसी क्रोमोसोम में ही क्या होता है कि उसमें डीएनए पाया जाता है। क्रोमेटिन के टूटने से क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम में देखते हैं कि इस प्रकार से बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ा में होते हैं। तो जोड़ा में क्यों होता है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो अब हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है यह जोड़े में पाया जाता है और इसी क्रोमोसोम के अंदर में ही बहुत सारे इस प्रकार से धागे नुमा इसमें संरचना पाया जाता है। इसी धागे नुमा संरचना को ही डीएनए कहा जाता है। यदि हम इसको देखते हैं, यदि इसको और जूम करके देखते हैं या फिर इसको खींच के देखते हैं तो यह इस प्रकार से होता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, पार्ट्स को ही डीएनए कहा जाता है। इसी डीएनए में ही क्या पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है। और जीन्स ही क्या होता है कि जो जीन्स होता है यही हमारे पूर्वजों का या फिर मनुष्यता का जो गुण होता है उसी प्रॉपर्टी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। तो इसे जीन्स को ही हम लोग आनुवंशिकता की इकाई कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे आनुवंशिकता की इकाई कौन सी होती है, तो जीन्स को लिया जाता है। यदि जीन्स क्वेश्चन में ना दिया हो तो डीएनए को लिया जाता है और डीएनए भी ना दिया हो गया हो तो क्रोमोसोम को लिया जाता है। और यदि तीनों को एक साथ में कभी दे दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग डीएनए को लेते हैं। तो डीएनए को सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि डीएनए आनुवंशिकता की इकाई होती है। इसी में ही हमारे जितने भी प्रॉपर्टी होता है वह इसमें संग्रहित होता है और यह एक पीढ़ी से फिर दूसरे पीढ़ी में जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार से मान सकते हैं जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है और उसी सॉफ्टवेयर में ही पूरा उसका जो किस प्रकार से वह कार्य करेगा वह उसमें स्टोर करके कर दिया गया होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो डीएनए होता है, डीएनए में जितना भी गुण होता है उसको उसमें गॉड के द्वारा कर दिया गया है। तो यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यही जाता है। यही डीएनए में ही यह गुण या प्रॉपर्टी होता है कि हमारे शरीर में या फिर बच्चा में किस प्रकार से कहाँ पे बाल होगा, कहाँ पे हाथ होगा, कहाँ पे मुंह होगा, कहाँ पे कान होगा, ये सब इसी डीएनए में ही इंक्लूड होता है या फिर इसी में ही पूरा भगवान के द्वारा या फिर गॉड के द्वारा हमारे इसी में ही कर दिया गया है। तो इसी से ही पूरा पता चल जाता है कि होने वाला बच्चा कैसा होगा या किस कलर का होगा, इसी से ही पता चल जाता है। और इसी डीएनए में ही हमारे पूर्वजों के लक्षण, मतलब हमारे पूर्वज के लक्षण इसी में ही होते हैं। और यही पूर्वज का जो गुण होता है, कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्यता का गुण जो मनुष्य है उसी का बच्चा मनुष्य ही होता है, इसी जीन या डीएनए के कारण ही होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होता है वह इसी कारण से ही होता है और तो कोई दूसरा कारण नहीं होता है। क्यों, जीन में ही इस जो प्रॉपर्टी होता है सभी इसमें संग्रहित होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को इसको स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर वाले को जैसे ऊपर है तो इसको सैटेलाइट कहा जाता है और यहाँ बीच में सेंटर है इसलिए सेंट्रोसोम कहा जाता है और ये पूंछ के समान है इसलिए इसको टीलोमियर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले किसने किया था या क्रोमोसोम की डिस्कवर सबसे पहले किसने किया था। तो क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था। वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट के द्वारा क्रोमोसोम की खोज किया गया था या डिस्कवर किया गया था। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कि ये डीएनए के बारे में देखते हैं। हम लोग इसी जो ये आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसी न्यूक्लियस में एक एसिड पाया जाता है। तो इस यहाँ जो एसिड होगा उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इसी न्यूक्लिक एसिड में ही डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि डीएनए यह कोशिका में कहाँ कहाँ पाया जाता है या फिर डीएनए कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि डीएनए मुख्यतः यह केंद्रक में होता है और केंद्रक से बाहर में यह हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और जिस प्रकार से जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से पौधों में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जीवों में यह माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से पौधों में यह क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण का कार्य करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो डीएनए होता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों में ही पाया जाता है। इसका कार्य हम देखते हैं तो इसमें यह अनुवांशिकता को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। दूसरा देखते हैं कि यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य भी करता है, निर्माण या फिर सिंथेसिस का भी कार्य करता है। सिंथेसिस मतलब निर्माण होता है, सिंथेसिस प्रोटीन निर्माण का कार्य या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का भी कार्य करता है डीएनए। आगे हम देखते हैं कि डीएनए किन किन भागों से मिलकर बना होता है, किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से हमें समोसा बनाना होता है उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, आलू की होती है और उसमें फिर देखते हैं आटे की ज़रूरत होती है, मसाले की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से हमें यदि डीएनए बनाना हो तो हमें डीएनए बनाने के लिए भी, डीएनए के निर्माण के लिए भी हमें कुछ पदार्थों की आवश्यकता होता है। तो उन्हीं को यदि हमें मिल जाए तो डीएनए भी हम बना सकते हैं। तो वह कौन कौन से भागों से मिलकर बना होता है, आइए देखते हैं। डीएनए यह मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका न्यूक्लियोसाइड और एक होता है आपका फॉस्फेट। यह फॉस्फेट डीएनए में एक तत्व होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे फास्फोरस या फिर फास्फोरस का जो फॉस्फेट होता है वही इसमें पाया जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार या फिर बेस, नाइट्रोजनी बेस। तो यह देखते हैं, उससे पहले इसको देखते हैं कि शुगर होता है यह डाईऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर दो शुगरों से मिलकर बना होता है। डाईऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर से मिलकर बना होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। जो नाइट्रोजनी क्षार होता है यह दो भागों से मिलकर बना होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो यह जो प्यूरिन होता है अगेन यह दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। और इसमें होता है थायमिन होता है और साइटोसिन होता है। तो एडिनिन होता है और एक ग्वानिन होता है, ये दोनों एक फैमिली के होते हैं। और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन ये फैमिली के होते हैं। एक दूसरे के साथ गुरावार शादी करते हैं और इनमें शादी हो जाता है। तो देखते हैं एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ होगा, शादी का मतलब होता है या एक साथ में होते हैं, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इस बंध को ही हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। और इसमें देखते हैं पहले दो होता है, उसके बाद में तीन होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ होगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। और इसमें किस प्रकार से बॉन्ड होगा, इसमें एडिनिन के साथ में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम लोग इसको याद करने के लिए बोल सकते हैं एजी, अबे गधा। घर में जो वाइफ होती हैं अपने पति को बोलते हैं एजी बोलते हैं, इसका मतलब अबे गधा। इसको हम लोग याद करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, इसको अन्यथा ना लें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इस डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था, 1953 ईस्वी में दिया गया था। इन्होंने जो मॉडल दिया था उसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। और इसी डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने जो दिया था, इसी कारण ही इनको चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1953 है उसके ठीक 9 साल बाद 1963 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं वाटसन और क्रिक के द्वारा जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वह किस प्रकार से था।
हम लोग देखते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स कहने का मतलब ये है कि यह इस प्रकार से एक स्टैंड ए हो गया और दूसरा स्टैंड ए हो गया, इसी को ही हेलिक्स इन्होंने नाम कहा। तो सामान्य भाषा में हम लोग स्टैंड बोल सकते हैं या फिर एक धागा बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें डबल स्टैंड होता है, मतलब ये वाला एक स्टैंड और ये वाला दूसरा स्टैंड होता है। तो इसमें बहुत ये होता है, प्यूरिन होता है, इसमें से एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडिन होता है। तो इसी में ही देखते हैं हम लोग ए टी सी जी, ए हमेशा डबल बॉन्ड और सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ में होता है। तो इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं और ये इसी को ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये एक दूसरे को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है और यही न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ फॉस्फेट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें बहुत सारे, इसमें फिर शुगर होता है, इसको 5' और 3' इस प्रकार से इसमें भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है और जो हमारे एग्जाम पर्पज से ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप इससे और अधिक डीएनए के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में और भी आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।